अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी चीजों को इधर से उधर भेजना। किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं? तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं। और कौन सी गैसेस हैं भाई अपने पास? अपने पास है एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। लीजिए यहां पे ऐसे बंद कर देते हैं इनको। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। पहले जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से याद रखना, बिल्कुल क्रिस्प चीजें हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो टोटल कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% में से 97% जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? वो रेड ब्लड सेल RBC के थ्रू। और ये बहुत फेमस बात भी है ना कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बैठ के चलती है, और हीमोग्लोबिन कहां होता है? RBC के अंदर। तो 97% तो हो गई RBC के थ्रू हो गई, और बाकी की 3% किसमें हो गई? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। बाकी की 3% हो गई डिसॉल्व्ड फॉर्म में। डिसॉल्व्ड फॉर्म का मतलब है प्लाज्मा में। डिसॉल्व्ड फॉर्म का मतलब है प्लाज्मा में। ठीक है, और ये डिसॉल्व्ड फॉर्म प्लाज्मा में है ना। इस बातों को समझाने के लिए एक रफ सा डायग्राम मैं बनाता हूं। यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाता हूं। देखो मान लो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल है ये। ठीक है, अब ब्लड वेसल में सब कुछ होगा, RBC भी होंगी, ये मैंने RBC बना दी, ये मैंने रेड ब्लड सेल बना दी। RBC भी होंगी, ये मान लो WBC भी होंगी, ये WBC मैंने बना दी। एक रफ डायग्राम है WBC। ठीक है, और उसमें प्लेटलेट्स भी होंगे, ये मैंने प्लेटलेट्स बना दिए, ये मैंने प्लेटलेट्स बना दिए। ठीक है, और इनके अलावा जो भी फ्लूइड जो बच गया है ना, इनके अलावा जो हमने बना दी है, हमने अब ब्लड की सेल्स तो बना दी, RBC बना दी, WBC बना दी, प्लेटलेट्स बना दी। अब ये जो फ्लूइड बच गया है बाकी का ये फ्लूइड पूरा जो बच गया है, ये जो फ्लूइड है ये क्या होता है? ये क्या होता है? यही तो होता है क्या? प्लाज्मा। यही तो होता है प्लाज्मा। अब आपको रिलेट हो रहा होगा कि मैं जब बोल रहा हूं कि RBC के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है, RBC के थ्रू मेरा मतलब है इसके अंदर बैठ के जा रही है। प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है, उससे मेरा मतलब है कि यहां पे है ना, इस जो लिक्विड पोर्शन है प्लाज्मा, इसमें डिसॉल्व होके जा रही है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि क्या था, क्यों था। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसकी यहां पे अपने को खाली जगह की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्लियर है। 3% डिसॉल्व्ड प्लाज्मा में और 97% RBC। अब आ जाते हैं अपनी किस पे? CO2 पे आ जाते हैं। तो CO2 की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। CO2 की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो जब हम पढ़ते हैं ABCD, 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 इसमें क्या करना है? A को काट देना है, और BCD, BCD। अब BCD से क्या बनेगा, कैसे बनेगा? B का मतलब है बाइकार्बोनेट। B का मतलब है बाइकार्बोनेट, और C का मतलब है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और D का मतलब है वही अपनी क्या? डिसॉल्व्ड फॉर्म यानी प्लाज्मा के अंदर। डिसॉल्व्ड फॉर्म यानी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके जा रही है। अब परसेंटेज की बात करें तो जो CO2 है वो 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू जाती है, और लगभग 23% एवरेज निकालें तो लगभग 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और बच कितना गया? 70 ये है, 23 ये है, 7% बच गया। तो लगभग 7% डिसॉल्व यानी प्लाज्मा में जाती है। ये पूरा खेल है। अब देखो ये जो CO2 ट्रांसपोर्ट है ना, बाइकार्बोनेट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, डिसॉल्व्ड फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा होता है। इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं जो अपने को समझनी पड़ेंगी, और कैसे वो रिएक्शन चल रही है उसको भी हमें थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। देखो अभी अभी हमने बात की कि जो CO2 है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। वो एक तो 70% अपना क्या है? 70% है क्या है? बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और लगभग 23% क्या है अपना? क्या है? यहां पे देख लीजिए आप, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 7% क्या है?
7% क्या है, डिजोल्व फॉर्म में, यानी प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाएगी। ठीक है, अब यहां क्या करता हूं, एक मैं ब्लड वेसल बना लेता हूं, यहां मैं बना लेता हूं एक ब्लड वेसल। ये हमने बना ली एक ब्लड वेसल, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, एक ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल, ये हमने बना ली एक ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर जाहिर सी बात है आरबीसी भी होगी, तो ये हम एक आरबीसी बना लेते हैं। ठीक है, और आरबीसी के बाहर देखो, बाहर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी भी होंगी, प्लेटलेट्स भी होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। और जो ये फ्लूइड बच जाएगा, ये फ्लूइड बच जाएगा, जो ब्लड वेसल, ब्लड में जो मेन फ्लूइड होता है वो क्या है अपना, वो क्या है, प्लाज्मा है, वो क्या है, प्लाज्मा है। और ये क्या है अपनी, ये है आरबीसी, ये है रेड ब्लड सेल आरबीसी, जो बाय कनकेव शेप है ना। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का अपने को काम नहीं है ना, तो इसलिए उनको यहाँ पे नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए खेल क्या चल रहा है। देखो 7% हमने क्या बात की थी, 7% हमने बात की थी कि ये डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में। तो ये बाहर प्लाज्मा है, तो 7% CO2 तो डायरेक्ट 7% CO2 डायरेक्ट डिजोल्व हो चुकी है किसमें, प्लाज्मा में। ये कहानी अपने को समझ में आ गई। ठीक है, 23% को अभी होल्ड पे रख दीजिए, 70% को समझते हैं। जो 70% CO2 है, 70% CO2 है, वो क्या है, अंदर आ जाएगी कहां, अंदर आ जाएगी कहां, इस आरबीसी में। 70% CO2 अंदर आ जाएगी आरबीसी में। ये अब CO2 अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, ये CO2 क्या करती है, ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी, वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगी, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, H2CO3। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये 70% CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना चुकी है। ठीक है, अब होगा क्या, इस H2CO3 की क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन हो जाएगी। डिसोसिएशन होगी तो ये क्या बन जाएगा, है ना, H प्लस और HCO3-, इसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें डिसोसिएट हो गया, HCO3-, यानी ये इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में। ये H2CO3 क्या है, डिसोसिएट हो चुका है। अब देखिए होगा क्या, देखो बाहर है जो अपना ब्लड है, प्लाज्मा है, उसमें सोल्ट होते हैं, तो उसमें कौन सा सोल्ट पड़ा है, देखो यहां खाली जगह बना लेते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बाहर प्लाज्मा में कौन सा सोल्ट है, बहुत सारे सोल्ट होते हैं, तो उसमें से एक NaCl सोल्ट भी पड़ा है। अब NaCl सोल्ट क्या है, टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब होगा क्या, ये जो HCO3-, यानी बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाहर आ जाएगा, ये आरबीसी से बाहर आ जाएगा, कहां, प्लाज्मा में। ये आरबीसी से बाहर आ गया किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, अब देखिए आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव आयन आ गया। तो अगर हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो एक नेगेटिव बाहर आया है, तो एक नेगेटिव को अंदर भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया आरबीसी से, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस क्लोराइड आयन को, एक नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, क्या, थोड़ा पेन को पतला करते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। इसी को नाम दे देते हैं क्या, क्लोराइड शिफ्ट, है ना। क्लोराइड जो आयन है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इसी को नाम दे देते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट, या हेम्सबर्गर फिनोमेना, है ना। वो भी नाम थोड़ा अंग्रेजी में देख लेना, हेम्सबर्गर ऐसा ही कुछ होता है फिनोमेना। ठीक है, बर्गर। ठीक है, तो अब हो क्या चुका है, ये सोडियम आयन यहाँ पे है और ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे है, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। है ना। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर क्या बन जाएगा, है ना। ये जब जुड़ जाएंगे तो बाहर क्या बन जाएगा, NaHCO3, ये बन जाएगा
NaHCO3। और जाहिर सी बात है ये एक है ना सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जो CO2 है अपनी CO2 है, जो CO2 है वो इसमें कहीं छुपी हुई है, वो इसमें कहीं छुपी हुई है। तो हम 70% जो बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं तो ये एक क्या है, ये एक बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो 70% CO2 इसमें छुपी हुई है। ये बात यहां पे अपने को समझ में आ चुकी है, ठीक है, आ चुकी है। अब देखिए यहां पे ये जो H+ था इसका खेल थोड़ा देख लेते हैं। देखिए H+ ये जो है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, ये चीज बना देगा ना, हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन बेसिकली। अब यहां पे एक अमीन ग्रुप लग जाएगा, यहां पे एक अमीन ग्रुप लग जाता है। और जो ये 23% CO2 थी, 23% CO2 थी, वो यहां आ जाती है, वो यहां आ जाती है। और यहां पे ये 23% CO2 आ चुकी है। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर बन गई, ये टोटल मिला जुला के जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कार्ब, इसी को बोला जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो देख लीजिए हम क्या पढ़ रहे थे, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रही है। तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया है ना। ये क्या है, 70% तो इसमें CO2 पड़ी है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और 23% किसमें है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में, और 7% किसमें है, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है। सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये खेल चल कहां रहा था, यहां है बॉडी का टिश्यू, बॉडी की सेल्स है, बॉडी का टिश्यू है, ये है बॉडी की सेल्स, बॉडी का टिश्यू। और हमें पता है बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट ये रिलीज क्या करते हैं बॉडी का टिश्यू, CO2 है ना, CO2 को एज ए वेस्ट रिलीज करते हैं। और इस CO2 को हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये इस बॉडी के टिश्यू के पास जो ये ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल थी, ये CO2 एक तरीके से यही है, ये CO2 जो ये हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में बांट के, ये यही CO2 है जो इस तरीके से आ गई है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल कहां पहुंचेगी ब्लड को लेके, है ना, ये तो टिश्यू के पास थी। ये ब्लड वेसल कहां पहुंचेगी ब्लड को लेके, लंग्स के पास पहुंचेगी, अल्वियोलाई के पास। क्यों, क्योंकि अपने को इस CO2 को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अभी क्या है, ये लंग्स पे पहुंच चुकी है, अल्वियोलाई पे पहुंच चुकी है, ठीक है। अब अल्वियोलाई पे पहुंचने के बाद अपने पास कंडीशन क्या बन रही है कि अपनी CO2 इसमें फंसी हुई है, अपनी CO2 इसमें फंसी हुई है और डिसॉल्व पड़ी हुई है, ठीक है। अब लंग्स पे आने के बाद जो जो हमने रिएक्शन की है, यहाँ पे जो जो हमने रिएक्शन की हैं उनको रिवर्स डायरेक्शन में चला दीजिए, ठीक है। तो वो रिएक्शन जब रिवर्स होंगी तो अपने को क्या मिल जाएगी, यहां जो CO2 अंदर घुसी थी आरबीसी में वो निकल आएगी, 23% यहां गई थी वो निकल के आ जाएगी, ये डिसॉल्व हुई थी वो निकल के आ जाएगी। तो सारी CO2 अपने पास टोटल निकल के आ जाएगी। और उसको हम क्या है, लंग्स के थ्रू फिर है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे, है ना, सांस बाहर छोड़ेंगे जब बॉडी से उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये था CO2 ट्रांसपोर्ट, है ना। इसमें एक पोटेशियम का चक्कर भी होता है, पर उसको ना भी करो तो इतना भी कर लो। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, समझ में भी आता है और लॉजिकल सा भी लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला अभी स्किप कर दो 5 मिनट के लिए, ये है थोड़ा सा स्किप कर दो 5 मिनट के लिए, इसको बाद में करेंगे। जो अपनी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना, जो भी है ये बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम किसकी, कंफ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की क्या क्या कंफ्यूजन होती है। देखो ये बहुत बढ़िया चीजें हैं, ये जो बता रहा हूं ना आपको, बहुत मजेदार चीज है। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो इसके नाम में आ रहा है ऑक्सी और हीमोग्लोबिन। ऑक्सी मतलब क्या है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी मतलब देखो कार्बो और ऑक्सी, कार्बो और ऑक्सी, ये हो गया कार्बोक्सी। यानी हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये किसके साथ बनता है, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, ये बना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये हीमोग्लोबिन की ही कंफ्यूजन है। और यहाँ पे मैं एक एक वर्ड जो बोलूंगा ना उस पर ध्यान देना है, फोकस देना है, मजा आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ है ना वो ध्यान से सुनना है। देखो
देखो हम जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि इसमें 12 ग्राम खून है, इसमें 13 ग्राम खून है, इसमें 15 ग्राम खून है। तो वो क्या होता है जिसको बोलते हैं हम 12 ग्राम है, 15 ग्राम है, वो क्या होता है? वो होता है बेसिकली हीमोग्लोबिन। वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब मान लो मैं टेस्ट करा के आया, मान लो मैं लैब से टेस्ट करा के आया और मेरे अंदर कितना 13 ग्राम क्या निकला? हीमोग्लोबिन निकला। ठीक है, अब बहुत बड़ा सवाल है कि ये 13 ग्राम कितने ब्लड में है, कि मेरी पूरी बॉडी में जितना ब्लड है उसमें है, 1 लीटर में है, 5 लीटर में है, तो कितने ब्लड में है? तो ये जो आता है ना कि 13 ग्राम खून है, ये कितने ब्लड में होता है? ये 100 ml ब्लड में होता है। किसी के अंदर 15 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो वो उसके 100 ml में, ये पैरामीटर तो है। ठीक है, तो क्या है, एवरेज हीमोग्लोबिन की बात करें कि 100 ml, मैंने बोला ना 100 ml की बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 12 to 16, 12 से 16 ग्राम उसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें, देखो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को वो कैरी करेगा। तो एक हीमोग्लोबिन, अगर क्वेश्चन आ जाए कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के एटम्स को कवर कर सकता है, तो जाहिर सी बात है, देखो ये 4 मॉलिक्यूल अगर हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, तो एटम वाला क्वेश्चन आ जाए तो 8 उसका आंसर होगा। ठीक है, डबल हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूल है, एटम वाला हो जाए तो 8 आंसर होगा, मॉलिक्यूल वाले का आंसर कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी। देखो यहाँ पे था एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, डिफरेंस समझो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? तो वो 1.34 ml, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, 1 ग्राम अगर 1.34 ml को करेगा तो 12 से 16 ग्राम कितनी करेगा? तो सिंपल सी बात है, हम 1.34 को 12 से 16 ना इसका एवरेज लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि इतना हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में था? 100 ml ब्लड में था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी कितनी ऑक्सीजन, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये सिंपल सा रिलेशन अपना बन गया, इतनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। सिंपल है, सारी चीजें अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये दो लाइन है ना, ये जो 2 लाइनें हैं ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं और ये बड़ा कंफ्यूज करती हैं, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत कंफ्यूज करती हैं। अब इनको कैसे याद करें, कैसे समझें? देखो, every 100 ml of oxygenated blood delivers 5 ml of oxygen to tissue। और दूसरी लाइन क्या है? every 100 ml of deoxygenated blood delivers 4 ml of CO2 to alveoli। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात क्या है, देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, मतलब उसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचानी है? अल्टीमेटली अपने को टिश्यू के पास पहुंचानी है। तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के पास जाएगी। यहाँ तक तो कुछ याद करना नहीं पड़ा। ठीक है, अब कितनी जाएगी याद क्या करना है, कितनी जाएगी? 5 ml जाएगी, ये याद करना है। ठीक है, 5 ml, बस यही याद करना है, बाकी तो लॉजिकल है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें CO2 बहुत ज्यादा है। अब CO2 बहुत ज्यादा है तो CO2 हमें कहाँ भेजनी होती है? बाहर भेजनी होती है बॉडी से, और बॉडी से बाहर भेजने से पहले पहले अल्वियोलाई में भेजना पड़ेगा, तब वो बाहर जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, बस याद क्या करना है कि 4 ml है ना, कि 100 ml ब्लड है ना, 100 ml ब्लड की बात हो रही है, 100 ml ब्लड की बात हो रही है, तो ये 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है, ये कितनी? 4 ml CO2 को, है ना। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करा देता हूँ आपको। यहाँ पे फर्क क्या बना है कि 5 ml क्या है? ऑक्सीजन है, 4 ml क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हमें टिश्यू तक पहुंचानी है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर पहुंचानी है, और बाहर पहुंचाने के लिए अल्वियोलाई तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। ये है सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। O2 5 ml, CO2 4 ml, यही क्वेश्चन बनता है।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, इस टॉपिक को जब हम एनसीईआरटी में देखते हैं ना, तो बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, अजीब सी थ्योरी लिखी हुई है यार, मजा नहीं आता है ना। जैसे कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अजीब सा वर्ड है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर अजीब सा वर्ड है, कीमो सेंसिटिव एरिया है ना, रिसेप्टर ऑफ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, मतलब बहुत ही, समझ गए ना आप, मेरी भावनाओं को समझ जाओ, मतलब बोरिंग सा है। ठीक है, अब इस बोरियत से कैसे बचें, तो उसी की मैं यहाँ पे आपको स्कीम बताऊंगा। देखो, इसमें अपने को 4 चीजें पढ़नी है। कौन सी? पहली कौन सी है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरी कौन सी है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और तीसरा क्या है अपना? कीमोसेंसिटिव एरिया। और लास्ट है रिसेप्टर्स ऑफ एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ये 4 चीजें अपने को पढ़नी रहती हैं। ठीक है, अब देखो, मैं आपको इनको करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अपने पास 4 चीजें, हमने 4 चीज देख ली। ठीक है, अब देखो, चारों में से जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, ये मैंने पता नहीं क्या बना दिए, बना तो सितारे रहा था पर पता नहीं क्या बन गया, चलो कोई बात नहीं। देखो, जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, ये क्या है? इन चारों में से क्या है? ये मुखिया है ना, मतलब होता है ना, एक गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, गांव का सरपंच है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये वाला है या फिर ये वाला है या फिर ये वाला है, ये बेचारे क्या हैं, इसके लिए काम करेंगे। जो मुखिया है वो ये वाला है। ठीक है, अब देखो, लोकेशन की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया ना, ये मुखिया है, पहला पॉइंट हो गया। अब इससे सारी चीजें अपनी आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन भी मैं आपको याद करा दूंगा। देखो, रिदम सेंटर की लोकेशन कहां पे होगी? रिदम सेंटर की लोकेशन कहां पे होगी? तो रिदम वाले में लास्ट में क्या आ रहा है? एम आ रहा है। तो एम यानी इसकी लोकेशन होगी कहां पे? मेड्यूला रीजन में ये प्रेजेंट होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर की लोकेशन की बात करें तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? पोन्स रीजन में होगी, पोन्स रीजन ऑफ अ ब्रेन। कीमो सेंसिटिव एरिया की बात करें तो इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये कहां पे होता है? सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। की रिदम सेंटर के एडजेसेंट यानी है ना, उसके बगल में ही ये प्रेजेंट होता है। ऐसी कुछ खास लोकेशन का क्वेश्चन बनता नहीं है। रिसेप्टर, इनका तो क्वेश्चन देखो, ये तो नाम में ही आ रहा है। रिसेप्टर किसके हैं? एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी के हैं। तो वो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होंगे? इन्हीं में तो प्रेजेंट होंगे, लॉजिकल सी बात है ना। तो लोकेशन कौन कहां पे प्रेजेंट होता है, ये कंफ्यूजन भी अपनी निकल गई। अब ये है कि फंक्शन किसका क्या होता है, ये अपने को याद करना है। देखो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मैंने अभी अभी बोला था कि ये क्या है? ये क्या है? एक तरीके से मुखिया है। यार, ये मुखिया का क्या साइन बनाया मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो, मुखिया की पगड़ी है, ये कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये मुखिया है। तो ये प्राइमरीली है ना, नाम में आ गया, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। प्राइमरी वर्ड ही इसके मुखिया वाले कैरेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी वर्ड। अब मैंने क्या बोला था कि बाकी सारे, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, वो सारे किसके लिए काम करेंगे? मुखिया के लिए काम करेंगे। ठीक है, देखो, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब जरूरत पड़ने पे ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी अपना जो मुखिया है उसके फंक्शंस को मॉडरेट करेगा ना, स्पीड कम ज्यादा करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, कीमो सेंसिटिव एरिया। देखो, इसके नाम में ही आ रहा है सेंसिटिव है ना, यानी ये किसी चीज के लिए सेंसिटिव है। और जब हम रेस्पिरेशन में रेगुलेशन की बात करते हैं ना, रेगुलेशन की, देखो अपने पास यहाँ पे 3 ही चीजें आएंगी, ज्यादा चीजें नहीं है। एक है ऑक्सीजन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक क्या होता है अपने पास? H+ आयन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में बात करेंगे ना, तो ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं रहता। किनका होता है? CO2 का और H+ का माना जाएगा रोल। ठीक है, तो देख लेना आप, यहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया है, वो किसके लिए सेंसिटिव है? CO2 के लिए और H+ के लिए। यहां पे भी रिसेप्टर किसके लिए थे? CO2 के लिए, H+ के लिए। तो ये क्वेश्चन भी अपनी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लिखी हुई है लाइन कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रोल किसका है, सिग्निफिकेंट रोल किसका है, CO2 का और H+ का। सिग्निफिकेंट रोल किसका है, CO2 का और H+ का। ठीक है, तो कीमो सेंसिटिव एरिया इन दोनों के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इनका रोल क्या होता है ना, मतलब रेगुलेशन में इनका रोल क्या है, CO2 क्या करेगी, ये क्या करेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरी बॉडी में CO2 की मात्रा है ना, CO2 की जो अमाउंट है वो ज्यादा होने लग जाए, बढ़ने लग जाए, तो जाहिर सी बात है मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी, है ना। CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की कमी तो आएगी ना, जाहिर सी बात है। अब ऑक्सीजन की अगर मेरी बॉडी में कमी आ रही है तो मेरी बॉडी को कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो रेगुलेट करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से मैं ज्यादा सांस लूं, तेज तेज सांस लूं, या जो भी बॉडी उस हिसाब से रेगुलेट कर लेगी। तो इस हिसाब से होता है इनका। ठीक है, और बॉडी में ये H+ का क्या लेना देना है, देखो जब जब बॉडी में CO2 बढ़ेगी ना, जब जब बॉडी में CO2 बढ़ेगी तो क्या है, एसिडिटी बढ़ेगी, बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी का लेना देना किससे है, H+ आयन से है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो दिस सेंटर सेंड सिग्नल टू रिदम सेंटर ऑन इंक्रीज ऑफ CO2 एंड H+। CO2 एंड H+ हो चुका है, हम देख चुके हैं। अब ये क्या है, सिग्नल सेंड करेगा, है ना। ये किसको, किसके लिए सेंसिटिव है, इन दोनों के लिए सेंसिटिव है। तो ये जब इंक्रीज यानी बढ़ जाएंगे तो ये सिग्नल सेंड करेगा किसको, मुखिया को, किसको, मुखिया सरपंच को सिग्नल सेंड करेगा। देख लो, रिदम सेंटर को सिग्नल सेंड करेगा। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स ऑफ एयोर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, है ना। ये भी क्या है, जो CO2 और H+ में जो चेंज आया, देखो नॉर्मल वैल्यू चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम हो गए या ज्यादा हो गए यानी चेंज हो गया, तो क्या है, ये जो रिसेप्टर्स हैं कहाँ पे हैं, एयोर्टिक आर्क में है और कैरोटिड आर्टरी में है। ये क्या है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और किसको सिग्नल भेजेंगे, फिर से वही बात अपनी बार बार आ रही है, किसको सिग्नल भेजेंगे भाई, सरपंच को। देख लो फिर से आ गया, रिदम सेंटर यानी सरपंच को, सेंड सिग्नल टू सरपंच। ठीक है, सिंपल है। तो इस लॉजिक से अपने ये चारों क्लियर हो जाएंगे कि सरपंच को सिग्नल जा रहा है, सरपंच को सिग्नल जा रहा है। अब अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो इस डिसऑर्डर है ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर हैं ये सिर्फ 3 हैं, अस्थमा, इन्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल, यही अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आप ये लगा लो, आप प्रीवियस ईयर चेक करना जाके 50%, है ना, 2013 के बाद ही देखना, ऑलमोस्ट 50% इसका क्वेश्चन आता है सिर्फ इन तीनों में से, सिर्फ इन तीनों में से 6-7 बार क्वेश्चन आया है नीट 2013 के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले अस्थमा के बारे में देखते हैं। तो अस्थमा के बारे में अपने को 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देखो जाहिर सी बात है, अस्थमा हमें पता ही है, अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ भी याद इसमें नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है वीजिंग। वीजिंग क्या होती है, वीजिंग होती है गरगराहट, है ना। देखो जब होता है ना, किसी कोई बीमार हो जाता है, सांस की दिक्कत होती है, तो उसको सांस लेने में ऐसे गरगराहट की आवाज सुनाई देती है ना, सांस लेते हुए, है ना। तो अस्थमा में वीजिंग देखने को मिलेगी। अब अपने क्वेश्चन के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीजिंग जो वर्ड है वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वीजिंग वर्ड आ जाए तो आंसर अस्थमा जाएगा, याद रखना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें यहाँ ज्ञान नहीं पेलना है, ना ज्ञान सीखना है, हमें एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन तो सबको पता है क्या होती है, ठीक है, किसकी, ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स की, ना। तो ये भी अपने अस्थमा में बेसिकली क्या है, अस्थमा के 2 ही पॉइंट बनने अपने याद करने वाले। नेक्स्ट है इम्फाइसीमा। नेक्स्ट है इम्फाइसीमा, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, उससे सारी अपने क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला पॉइंट है ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। देखो क्रोनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को मच्छर काट जाए, है ना, और मैं बीमार हो जाऊं, कल ही मेरे को बुखार हो जाए, कल ही मैं बीमार हो जाऊं, तो वो क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं है, वो क्रोनिक बीमारी नहीं है। क्रोनिक बीमारी क्या है कि मैं लंबे समय से मान लो किसी चीज का सेवन कर रहा हूं, तंबाकू का या फिर सिगरेट का, है ना, मान लो 10 साल से 12 साल से, तो धीरे 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 लंबे समय से वो बीमारी मेरे को होती आ रही है और वो लंबे समय तक ही चलेगी। ऐसा नहीं है एकदम ठीक हो जाएगी, लगभग वो पूरी लाइफ टाइम ही फिर साथ देगी मेरा। ठीक है, तो ये होती है क्रोनिक बीमारियां। ठीक है, अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। देखो इम्फाइसीमा में क्या वर्ड आ रहा है, सीमा आ रहा है। इम्फाइसीमा में सीमा वर्ड आ रहा है, तो सीमा, जो भी सीमा इस वीडियो को देख रही है कृपया करके मुझे माफ कर दें, है ना, एजुकेशन पर्पस के लिए आपका यूज कर रहे हैं हम। तो जो सीमा थी वो क्या है, सिगरेट बहुत पीती थी।
अब सीमा सिगरेट बहुत पिएगी, तो सिगरेट में थोड़ा बहुत तो नशा होता ही है ना, तो सिगरेट के नशे में वो गाड़ी चला रही थी, है ना, सिगरेट पी के सिगरेट के नशे में वो गाड़ी चला रही थी। अब नशे में गाड़ी चलाएगी तो दीवार में ठोक देगी, अब दीवार में गाड़ी ठोक देगी तो दीवार जो है वो टूट जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, है ना। अब दीवार ही डैमेज हो गई तो दीवार का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। तो एम्फाइसीमा किसकी वजह से होती है? एनसीईआरटी की लाइन है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है। और इसमें होता क्या है? एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है वॉल्स जब डैमेज हो जाएंगी तो रिड्यूस सरफेस एरिया रिड्यूस होगा और रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कवर हो चुका है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। देखो ऑक्यूपेशन क्या होता है? व्यवसाय, है ना, कि आप काम क्या करते हो, है ना, कि कोई काम करते हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर काम करते हैं, मान लो सीमेंट की फैक्ट्री है ना। अब सीमेंट की फैक्ट्री में जाहिर सी बात है बहुत छोटे 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 डस्ट पार्टिकल उड़ते होंगे, है ना। अब मान लो मैं 10 साल से सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जाहिर सी बात है 10 साल से धीरे 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 मेरे अंदर जा रहे होंगे, मेरे लंग्स में, है ना, रेस्पिरेशन, सांस लेने के साथ अंदर जा रहे होंगे स्टोन डस्ट। तो धीरे धीरे क्या करेंगे? नुकसान करेंगे, धीरे धीरे नुकसान करेंगे ना। अंदर क्या है, जो लंग्स का टिश्यू होता है ना, उसको डैमेज कर देते हैं। एक तरीके से लंग्स का जो टिश्यू है उसको डैमेज कर देते हैं अगर लॉन्ग एक्सपोजर, है ना, कि 10-15 साल तक इन्फ्लामेशन हो जाएगी, है ना। जाहिर सी बात है ये सब नुकसान होगा लंग्स में, ये सब नुकसान होगा। यहाँ पे एक फाइब्रोसिस वर्ड याद रखना। फाइब्रोसिस वही है, फाइब्रोसिस बेसिकली वही है ना, कि इन्फ्लामेशन जो हो रही है, लंग टिश्यू डैमेज वहां पे हो रहा है और इन्फ्लामेशन हो रही है। अब देखो हमने एक छोटी सी सिंपल सी बात की थी कि जो ऑक्सीजन होगी वो किसके साथ बाइंड करेगी? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना देगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सी, ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है जो क्या है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो इसमें इधर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन एक गैस है और गैस का क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये है परसेंट सैचुरेशन। परसेंट सैचुरेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो परसेंट सैचुरेशन सिंपल क्या है? कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। परसेंट सैचुरेशन क्या है? कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके है ना, कितनी बाइंड की, वो क्या दर्शा रहा है? परसेंट सैचुरेशन को वो शो कर रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे हमें कर्व कैसे मिली? एक सिग्मोइड कर्व मिली। सिग्मोइड कुछ नहीं होता, सिंपल है, एस शेप। देखो ये एस जैसा बन रहा है, एस शेप कर्व को क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इसमें से मैं अब वो बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे ये जो भी ग्राफ है, इस पे किस किस का फर्क होता है? इस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का फर्क होता है ना, कि ये जो ये सिग्मोइड कर्व है, ये राइट शिफ्ट लेगी या लेफ्ट शिफ्ट लेगी, किस किस का फर्क होता है वो देख रहे हैं। किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का इस पे फर्क पड़ेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का भी इस पे फर्क पड़ेगा और H+ कंसंट्रेशन यानी pH का भी इसके फर्क पड़ता है। H+ कंसंट्रेशन मतलब सीधा सीधा क्या होगा? pH ही होगी, है ना। और क्या? टेम्परेचर का भी इस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का भी इस पे फर्क पड़ता है। अब पर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। देखो मैंने ऑक्सीजन पे क्या लगाया? स्टार लगाया, स्टार लगाया। मतलब सबसे ज्यादा फर्क इस पे किसका पड़ेगा? सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, हमें क्या बनाना था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना था। तो इसमें जो सीधी सीधी इन्वॉल्व हो रही है इस ग्राफ में, क्या हो रही है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, तो इसीलिए ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं फर्क क्या पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, देखो हमें क्या बनाना था? हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना था, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना था। ठीक है, अब हम वो फैक्टर कर रहे हैं, है ना, हमने यही वही फैक्टर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H+ आयंस है और ये टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि कौन सी
कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए फेवरेबल होंगी और कौन सी कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनफेवरेबल होंगी, अनफेवरेबल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो इसमें से बनता है जो आपके सामने अभी है। ठीक है, इसको सिंपल सी मैं ट्रिक बताता हूं इसको याद करने की, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक। देखो बहुत सिंपल है, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई मतलब ज्यादा हो। सिंपल सी बात है, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो ऑक्सीजन हाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन हाई होनी चाहिए। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई मतलब ये आपको पूरा याद हो चुका है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन हाई, बाकी सारे क्या लो, है ना, बाकी सारे लो, सिंपल सी बात है। और उधर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, सिर्फ ऑक्सीजन लो हो जाएगी, बाकी सारे हाई, है ना। देखो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये H+ आयन, और ये क्या है, टेम्परेचर। बिल्कुल समझ में आ गया। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो कॉमन सेंस की बात है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, बाकी सारे लो, बाकी सारे लो। और इधर अनफेवरेबल कंडीशन में बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, बिल्कुल ऑपोजिट, हाई का लो और बाकी सारे हाई हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने बहुत ही आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत सहजता से खत्म किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा होने वाला है, और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, थैंक यू।